दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सिरदर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। कौन सा है? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ है डी विकल्प हमारा सही है, संदेह होना। चलिए दूसरा प्रश्न है मनोहर में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? ये जो है विसर्ग संधि इसमें होगा। मनोहर में विसर्ग संधि होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, इसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया जा सकता। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विधेय कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है सुरीला शब्द का विलोम क्या होगा? नीरव होगा, नीरस होगा, नीरव होगा, बेपरा होगा या बेसुरा होगा? तो सुरीला शब्द का विलोम बेसुरा होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो बघेली है, मेवाड़ी है, कुमायूनी है या मैथिली है? तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अब छत्तीसगढ़ी, तो अब छत्तीसगढ़ी में जो बा शब्द आता है वह बघेली बोली से संबंधित होता है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बघेली बोली जो है वो पूर्वी के अंतर्गत आती है और सभी नहीं आती। तो क्या है? इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अब छत्तीसगढ़ी का मतलब है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गंगा जल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? कौन सा समास है? तो जिसमें आपको बताया गया है कि जिसमें विभक्ति आती हो, जैसे गंगा का जल, तो का शब्द आ गया यानी कि विभक्ति आ गई, तो विभक्ति वाले में क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो डी विकल्प हमारा सही है। इसमें गंगा का जल हो जाएगा, गंगा जल में तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न पर प्रतीक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रतिधन इक, प्रतिधन एक, प्रतिधन यक, प्रतधन यक। तो ये भी आप भी इसमें बताइए क्या होगा? सातवां का उत्तर, तो इसका प्रतीक का क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, यानी कि बी विकल्प इसका सही है। बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर जगदीश किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का है, गुण स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का है? तो जगदीश में क्या होगा? जगद धन ईश, जगद धन ईश, यानी कि इसमें जो है व्यंजन संधि होगा। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। जगदीश में व्यंजन संधि होगा। अगले प्रश्न में पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस शब्द सम शब्द जहां पर आता है वहां पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो यहां पर इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। डी विकल्प हमारा सही है। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न। मन इतना चंचल है जो पीपल के समान, जैसे पत्ता पीपल का समान, पीपल का पत्ता जो हिलता रहता है, ऐसे मन चंचल होता है पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर तुलना किया गया है मन की।
ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा होना, कपटी मित्र या संतोष करना। तो ईद का चांद क्या होता है? कभी कभी दिखता, यानी कभी कभी दिखना। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम लोग, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? इहलोक का क्या होगा? स्वर्गलोक होगा, परलोक होगा, इंद्रलोक होगा या भौतिक होगा? क्या होगा? इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक। जो परलोक है इसका इहलोक का विलोम शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ईसाई, ऊंचाई, अन्यायी या अनिष्ट? कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध में क्या हो जाएगा? जो अनिष्ट है यह बिल्कुल शुद्ध है। अनिष्ट शब्द जो है वह बिल्कुल वर्तनी के आधार पर बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न, गगन चुंबी में किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है? तो फिर देखिए, गगन चुंबी का मतलब है गगन को चूमने वाला। तो गगन को शब्द आ गया यानी कि इसमें फिर विभक्ति आ गई है, तो विभक्ति में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमें खुद भी प्रयास करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद का प्रकार नहीं है? उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद का प्रकार नहीं है? तद्भव है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? मतलब इसमें से तीन ऐसे हैं जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, लेकिन एक इसमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये उत्तर आप भी बताइए। तो तत्सम, तद्भव, देशज ये सभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, लेकिन यौगिक जो है यह इसके भेद में नहीं आता। अगला प्रश्न, नील सरोरुह श्याम तरुण अरिन वारिज नयन करौ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये रामायण में शुरुआत में ही हमें ये पंक्तियां मिलती हैं रामचरितमानस में। तो ये सोरठा, जो सोरठा होता है इसमें देख लीजिए, दोहा है, सोरठा है, रोला है, बरवे है। तो किसका उदाहरण है? ये पंक्तियां किस छंद की हैं? तो ये सोरठा छंद की ये पंक्तियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, जो यश से युक्त हो, लगभग जितना भी सिलेबस है सबको इसमें शामिल किया गया है, सभी पक्षों से प्रश्न लिए गए हैं। जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी होगा, यशोदा होगा, यशमती होगा, यशी होगा। तो जो यश से युक्त हो उसे यशस्वी कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुनि रूखी। मतलब क्या है? अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुनि रूखी। तो इसमें कौन सा, किस रस का प्रयोग हुआ है? संयोग श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस का, करुण रस का या शांत रस का? तो इसमें किसका है? आप भी साथ में बताइए। तो इसमें क्या है कि यहां पर बताया गया है कि कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, यानी कि वियोग श्रृंगार का इसमें प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार का प्रयोग इसमें हुआ है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौशल्या, 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 कौशल्या। तो इसमें क्या है? साथ में आप भी बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध आएगी? जो कौशल्या जो है यह शुद्ध वर्तनी इसकी होगी। अगले प्रश्न पर, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें जल्दी जल्दी से हमें करना रहता है समय बचाते हुए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है? तो सबकी अगर हम देखते हैं
तो रूपक में चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, इसमें रूपक अलंकार रहता है। यमक में या खाए बौरा या पाए बौराए, कनक कनक से सगुनी मादकता अधिका। मतलब क्या है कि ये जो है यमक अलंकार में इस तरह का, रूपक में उपमेय और उपमान जो रहते हैं उसमें आरोप किया जाता है। यहां पर फिर अगला आता है श्लेष, जिसमें सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मतलब एक ऐसा शब्द हो जिसमें जो है उसी का अर्थ कई बार अलग अलग निकले, तो श्लेष अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास का क्या होता है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। मतलब ता जो वर्ण है इसकी कई बार आवृत्ति है, एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये हमारा डी विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, 52 के तोले पावरत्ती का क्या अर्थ है। बिल्कुल ठीक हिसाब, बिल्कुल गलत हिसाब, प्रत्येक वस्तु 52 तोले पावरत्ती देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 52 के तोले पावरत्ती का अर्थ है बिल्कुल ठीक हिसाब। अगले प्रश्न पर, ऐसे ऐसे प्रश्न ये लगभग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, पूछे गए प्रश्न ही श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है। खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ। खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना, मारा जाना। तो खाक में मिलना का अर्थ है बर्बाद होना। चलिए अगले प्रश्न पर, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अधजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अपनी डफली अपना रहा। तो इसमें क्या है, अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ होता है बुद्धि बल से बड़ी होती है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो बुद्धि जो होती है वह बल से बड़ी होती है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि कौन सा है। उत्थान का उद धन स्थान सही है, संस्थान सम धन स्थान सही है, उच्च श्रृंखल का है उत धन श्रृंखल, ये भी सही है। और संसद सदस्य, तो संसद प्लस सदस्य ये क्या होता है कि संसद यहां पर ता रहता है, संसद सदस्य, संसद सदस्य हो जाता है। तो संसद और सदस्य अलग अलग होते हैं, लेकिन संसद यहाँ ता लगता है, ये दोनों आपस में मिलकर ता हो जाता है। तो ये जो डी विकल्प हमारा है यह गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक है, वायु सखा है, अनिल है, धूमकेतु। तो धूमकेतु का मतलब भी अग्नि होता है, वायु सखा का मतलब अग्नि होता है, पावक का मतलब भी अग्नि होता है, और अनिल का मतलब है वायु। तो ये जो हमारा सी विकल्प है यह सही है। अगले प्रश्न पर चलिए 25वां प्रश्न है, और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। असुर है, निश्चर है, यातुधान है, अंबक। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो असुर राक्षस का पर्यायवाची है, निश्चर भी है, यातुधान भी है, लेकिन अंबक जो है वह आंख का पर्यायवाची है। यह राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आम्र, उष्ट, चुल्ली, चोंच। तो आम्र जो है वह तत्सम है, उष्ट भी तत्सम है, चुल्ली भी तत्सम है, लेकिन चोंच जो होता है इसको चंचु बोलते हैं। चोंच को का तत्सम चंचु होता है, तो ये जो है तद्भव है। डी विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। सलाई, तुरंत, गोमल और खप्पर। सलाई को सलाका कहा जाता है, तुरंत को त्वरित कहा जाता है, खप्पर को खरपर कहा जाता है, लेकिन गोबर को गोमल कहा जाता है। गोमल जो है यह
तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। लेकिन ये तीनों जो है वह तीनों सलाई, तुरंत और खप्पर ये तद्भव शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर। अफसोस किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अफसोस किस भाषा का शब्द है? अफसोस फारसी भाषा का शब्द है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं इस श्रृंखला में। कैंची पूछा गया प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है, तुर्की भाषा का है या अरबी भाषा का? तो कैंची जो है वह किस भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? अत्यंत, अत्याचार, अभ्युदय, अतियुक्त। तो जैसा कि शुरुआत में सभी में अति, अंत, अत्याचार और अभ्युदय, तो अभि शब्द इसमें आ जा रहा है, यानी कि इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग सी विकल्प में नहीं हुआ है और सभी में अति शब्द आगे लगेगा, अति उपसर्ग लगा रहेगा, लेकिन सी विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? प्रत्युपकार, प्रख्यात, प्रताप, प्रयोग। तो इसमें प्रा है, इसमें प्रा है और प्रख्यात में भी प्रा है, लेकिन प्रत्युपकार में क्या है? प्रा आगे तो लगा है लेकिन इसमें प्रति हो जाएगा, तो इसलिए ये विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? कौरव में, शैव में, मौन में, सुकर्म में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप भी साथ में उत्तर दीजिए। कौन सा है? देखिए, कौरव जो है वह कुरु, कुरु शब्द से कौरव बना हुआ है। कुरु धन आ कौरव हो जाता है, शिव धन आ शैव हो जाता है, मुनि धन आ मौन हो जाता है। जबकि सुकर्म है सुधन कर्म, सुकर्म। तो इसमें क्या है? प्रत्यय आगे लगता है, सु प्रत्यय लगा हुआ है, सु उपसर्ग लगा हुआ है और इन तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन डी विकल्प में प्रत्यय नहीं, उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? छलिया, नाराज, मिलाप, लड़ाई। तो छलिया में या प्रत्यय लगा है, फिर मिलाप में आप प्रत्यय लगा है, लड़ाई में आई प्रत्यय लगा है, लेकिन नाराज में क्या है? प्रत्यय नहीं लगा है, क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, ना उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमारा बी विकल्प जो है वह सही है। अगले प्रश्न पर, निर्भय में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना भय का, बिना भय का, इसका अर्थ है कि बिना भय का। तो कौन सा सही है? तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है, व्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास। तो इसमें निर्भय में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न पर, दुवन्नी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। कौन सा है? अब दुवन्नी यानी कि दो, दो अन्नी। तो दो शब्द, ऐसा शब्द जिसका प्रथम अक्षर संख्यावाचक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है, संख्यावाची अगर हो तो इसमें दो शब्द आ जाता है, इसलिए ये संख्यावाची हो जाएगा। द्विगु समास इसमें है, डी विकल्प हमारा सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं या छह होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है 36वां प्रश्न। ये रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। ये तीन तरह के वाक्य रचना के आधार पर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के
अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जिसमें दूसरा असंग वाक्य लगा हुआ हो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। बी विकल्प हमारा जो है वह सही है, मिश्र वाक्य उसे कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। ये 38वां प्रश्न है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? आज्ञावाचक होते हैं, विधिवाचक होते हैं, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 तरह के वाक्य अर्थ की दृष्टि से होते हैं, 8 प्रकार के। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में अंक का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। भाग्य, अंक का अर्थ भाग्य होता है। अंक का अर्थ है चिन्ह, चिन्ह भी होता है। संख्या, संख्या भी होता है। तो इसका मतलब डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। इसका डी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। अंक का अर्थ है भाग्य, चिन्ह और संख्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में खर का अर्थ है दुष्ट। दुष्ट, खर का अर्थ दुष्ट होता है। खर का अर्थ है गधा, गधा भी होता है। खर का अर्थ है तिनका, तिनका भी होता है। यानी कि इसमें भी डी विकल्प है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका भी सही है। अब इस तरह से ये हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाइए। ये सभी प्रश्न तथ्य परक हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं है और ये आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप कौन हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। और वीडियो को शेयर के साथ साथ जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।